हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR क्लासेस। आज के सेशन में हम करने वाले हैं प्लांट किंगडम चैप्टर, बायोलॉजी का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इससे पहले हमने लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है वो कंप्लीट किया था और आज हम 3rd चैप्टर करने वाले हैं प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले अपने इसमें क्या देखते हैं कि इसके अंदर प्लांट किंगडम के अंदर क्या है कि 5 कैटेगरीज दी हुई हैं। कौन कौन सी? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये 5 कैटेगरीज दी हुई हैं जो कि प्लांट किंगडम के अंदर आती हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग कैसे हैं कि ये सबसे लोअर कैटेगरी है, फिर उसमें थोड़े बहुत प्रोग्रेस होके उसको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, उससे ज़्यादा प्रोग्रेस हुई फिर टेरिडोफाइट्स आए, फिर और प्रोग्रेस है जिम्नोस्पर्म, फिर उससे ज़्यादा एंजियोस्पर्म। जैसे अपने मोबाइल का नेटवर्क होता है ना 2G 3G 4G 5G, उसी तरीके से ये सब है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे जो प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट बढ़ती गई, तो फिर उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रख दिया गया और उनको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले कौन सी कैटेगरी हुई? एल्गी। इनको अपने नाम याद कर लेते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड कैटेगरी है प्लांट किंगडम की। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है आपके NCERT के अंदर। सबसे पहले अपने उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किसने दिया था? वो दिया था लिनियस ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो इसको हाईलाइट करके आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं, अपनी NCERT को बिल्कुल पास में रखें ताकि आपको पता लगे कि ये कम्प्लीटली NCERT बेस्ड बनाया गया है चैप्टर है। जो ये नोट्स है मैंने खुद अपने हाथों से बहुत मेहनत करके बनाए हैं ताकि आपको कोई भी पॉइंट में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। कोई आपको नोट्स भी चाहिए ना अगर, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये नोट्स है वो वहाँ पर अवेलेबल होंगे आपके लिए। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर क्या है कि ये नोट्स डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो लीनियस ने दिया था। अब इसके अंदर लीनियस साइंटिस्ट ने किसके बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था? इसके अंदर इन्होंने क्या है 2 पॉइंट्स को मेन रखा था। कौन कौन से? एक तो रखा था देखो पूरी लाइन पढ़ते हैं, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन, यानी किसके ऊपर बेस्ड है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर एक तो बेस्ड है और दूसरा कौन सा पॉइंट है? एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर। यानी कि इसने ये 2 पॉइंट लिए थे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे थे प्लांट के और उसका एंड्रोशियम स्ट्रक्चर देखी थी। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो क्या है कि उसकी बॉडी की बाहर से जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स उसके अंदर आएंगे। और एंड्रोशियम होता है जैसे उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको देख के फिर उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस बेसिस के ऊपर बनाया गया है। तो कौन कौन से हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब इसके अंदर इन्होंने क्या पॉइंट है वो मेन रखे थे? दे यूज्ड ओनली ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि इन्होंने क्या है कि उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया था। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कि उसका हैबिटेट, कि वो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, उनका कलर कैसा है, उनके नंबर कितने हैं, फिर उनकी शेप ऑफ लीव्स, यानी कि उसकी लीफ की शेप कैसी है, उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने क्या है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। क्या कि सबसे पहले तो वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के इसका क्लासिफिकेशन किया गया। फिर उसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए? उसकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहरी संरचना थी जो उसकी, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिए थे उसने लिया था उसका हैबिटाट, उसका कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स। फिर उसके बाद में अपने ये देखते हैं कि इन्होंने जो आर्टिफिशियल सिस्टम है गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड द सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर यानी एंड्रोशियम स्ट्रक्चर देखिए। एंड्रोशियम क्या होती है कि जो मेल पार्ट होता है ना
वो होता है एंड्रोशियम पार्ट उसका। तो सेक्सुअल कैरेक्टर ही हो गया उसका। तो इसने क्या किया था कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे और सेक्सुअल कैरेक्टर थे उनको इक्वल वेटेज दी थी। कौन कौन से? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल, पर ये क्या है कि एप्लीकेबल नहीं था, इसको क्या है उचित नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया था? क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है, बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, यानी कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या है कि एनवायरनमेंट से क्या जल्दी अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए इस जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को ज़्यादा टाइम तक नहीं माना गया था। ठीक है, तो ये था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लीनियस ने दिया था। और किस बेसिस पे था? वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। और इसको ज़्यादा टाइम तक क्यों नहीं माना गया था? क्योंकि इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर को और सेक्सुअल कैरेक्टर थे उनको इक्वल वेटेज दी थी, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेक्सुअल कैरेक्टर को ज़्यादा वेटेज दी जाती है और वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं उनको ज़्यादा वेटेज नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये क्या है कि जल्दी एनवायरनमेंट से क्या अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या है मान्य नहीं माना गया ज़्यादा टाइम तक। फिर उसके बाद में अपने इसका सेकंड पॉइंट करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इसका वो क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो ये देखेंगे ये किसने दिया था। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है इट इज़ गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये इनके साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, और इनके नाम है आपको याद रखने की, बेंथम और हुकर है, उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज, यानी कि नेचुरल कैरेक्टर पे डिपेंड करता था, यानी कि इसके बेसिस पे था नेचुरल कैरेक्टर्स पे। अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, जैसे कि आर्टिफिशियल कैरेक्टर में क्या था, उन्होंने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को लिया था ना, फीचर्स को लिया था बॉडी के, लेकिन इसके अंदर क्या था, इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर ही नहीं लिए थे बल्कि उनके इंटरनल फीचर्स को भी लिया था। अब इसके अंदर इंटरनल फीचर्स कौन कौन से थे? जैसे उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ली सबसे पहले तो, ठीक है, ये मेन पॉइंट्स है इसके कि किसके बेसिस के ऊपर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया गया था। तो इसमें क्या है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसकी एनाटॉमी, एनाटॉमी होती है कि उसकी बॉडी के अंदर से उसकी बॉडी कैसे दिखती है प्लांट की, उसके लिए भी बताया इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद में उसकी एम्ब्रायोलॉजी, ये सबसे मेन पॉइंट है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके अंदर, उस पॉइंट को भी इन्होंने मेन रखा था इसके अंदर। फिर उसके बाद में उसकी फाइटोकेमिस्ट्री, यानी कि उनका केमिकल नेचर उनकी बॉडी का कैसा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कैसा है, उसके बेसिस पे भी ध्यान दिया गया। तो ये 4 पॉइंट थे जो इसके अंदर बताए गए थे। लेकिन अब ये है बहुत लंबे टाइम तक चला था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, लेकिन इसके बाद में एक और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसके अंदर क्या है और भी इससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझाया गया। तो वो क्या था? वो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, कौन सा था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये किस बेसिस पे था? इट इज़ बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किस बेसिस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के। अब इसका मतलब क्या होता है कि इवोल्यूशन का मतलब, इवोल्यूशन मतलब होता है कि हमारे एंसेस्टर्स थे जो, तब से लेके अब तक जो चेंजेस आए हैं वो सारे क्या इवोल्यूशन के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा कि दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। इसके अंदर क्या बताया गया कि जो ऑर्गेनिज्म है एक ही टैक्सा के अंदर आते हैं वो सब क्या है, उनके जो एंसेस्टर यानी पूर्वज हैं वो कॉमन रहे होंगे, तभी उनको क्या है कि एक ही टैक्सा के अंदर रखा गया है, यानी उनका इवोल्यूशन बताया गया है कि उनके पूर्वज पहले ऐसे थे, उनमें थोड़ा विकास हुआ यानी डेवलपमेंट हुई, वो और ज़्यादा विकसित हो गए। ठीक है, तो इसके इवोल्यूशनरी बेसिस के ऊपर उनके एंसेस्टर के ऊपर क्या है इसको क्लासीफाई किया गया। फिर उसके बाद में अगर ये इवोल्यूशन को देख के भी कई बार क्या है कि ऑर्गेनिज्म को क्या है ग्रुपिंग नहीं की जा सकती, अलग अलग कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो अब क्या करते हैं कि व्हेन नो सपोर्टिंग एविडेंस, यानी जब कोई और सपोर्टिंग सबूत नहीं मिलता है ना, कोई एविडेंस नहीं मिलता, तब क्या करते हैं वी यूज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज, यानी कि हम और कोई सोर्स का यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं
ताकि क्या है कि उनकी जो डिफ़िकल्टीज आ रही है क्लासीफाई करने में उनको रिजोल्व किया जा सके। देखो, रिसोर्सेज टू रिसोल्व द डिफ़िकल्टी इन क्लासिफिकेशन, यानी कि उनकी जो डिफ़िकल्टीज आ रही थी रिजोल्व करने में उनको क्या है कि ईजिली सोल्व किया जा सके। अब वो दूसरे एविडेंस हैं, यानी कि दूसरे पॉइंट्स क्या हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है वो किया जा सकता है। तो वो क्या है, सबसे पहले पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी, फिर तीसरा है कीमोटैक्सोनॉमी। अब अपने इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। विच इज़ नाउ ईजिली कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर, इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है कि जो भी अपने को कैरेक्टरिस्टिक उसके मिल रहे हैं, ऑब्जर्व हुए हैं, अब उनको क्या है कि अपने किसके थ्रू क्या है कि क्लासीफाई करेंगे। इसके अंदर क्या है कि कंप्यूटर का यूज़ करके उनके सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स। अब जो भी कैरेक्टर्स हैं ऑब्जर्व हुए हैं उनको नंबर और कोडिंग सिस्टम के थ्रू क्या है कि इसको आगे प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि नंबर और कोडिंग दे दी जाएगी उन कैरेक्टर्स को, एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड, फिर उस डाटा को आगे प्रोसेस किया जाता है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी कि इस तरीके से क्या है कि हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे 100 ऑफ द कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड, यानी कि जब हम एक टाइम पे क्या है कि 100 ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर कर सकते थे, मतलब एक साथ कंप्यूटर की हेल्प से क्या है कई सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके उनको आइडेंटिफाई करके उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर उसके बाद में आता है साइटोटैक्सोनॉमी। अब साइटोटैक्सोनॉमी क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आएगा वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है क्रोमोसोम नंबर, यानी कि उसके क्रोमोसोम नंबर हैं वो कितने हैं, फिर उसके क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, फिर बिहेवियर कैसा है उसके, यानी कि क्रोमोसोम नंबर, उसकी स्ट्रक्चर, फिर उसकी सेल का बिहेवियर कैसा होगा, तो उसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा सकता था। फिर कीमोटैक्सोनॉमी, थर्ड आ जाती है कीमोटैक्सोनॉमी। अब कीमोटैक्सोनॉमी से साफ साफ पता लग रहा है केमिकल से रिलेटेड बात है। तो इट यूजेज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूज़न, यानी कि इसके अंदर क्या है, जो प्लांट्स के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन केमिकल के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता है, ये कन्फ्यूज़न को दूर किया जाता है कि उनको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाए। तो ये थी कीमोटैक्सोनॉमी, और ये पूरा था इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये तो इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अब इसके बाद में अपने जो करने वाले हैं वो क्या है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो अपने करेंगे। तो वो क्या है, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स क्यों हैं और किस लिए आपको इनको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है। देखो अब कैसे, क्योंकि जो ये टर्म्स हैं ना, ये पूरे चैप्टर के अंदर हर पॉइंट के अंदर आपको यूज़ में आएंगी, और अगर आपको इनका मीनिंग ही नहीं पता ना तो फिर आपको ये चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना ताकि पूरा चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो फिर सबसे पहले अपने इम्पोर्टेंट टर्म देखते हैं। सबसे पहले है गैमीटोफाइट। अब ये गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर जिसकी बॉडी है वो गैमिट्स के थ्रू बनती है, यानी कि उसकी डोमिनेंट अपने ना, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी ना लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल के अंदर दो तरीके की फेज़ आती है। कौन कौन सी आती है, एक तो आती है गैमीटोफाइट, दूसरी आती है स्पोरोफाइट। अब ये दोनों जो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट होंगी प्रेजेंट दोनों ही, लेकिन इन दोनों में से जो भी डोमिनेंट होगी ना वो मेन मानी जाएगी, और जो डोमिनेंट नहीं होगी उसको क्या है कम माना जाएगा कि वो थोड़े टाइम के लिए होती है, ज़्यादा टाइम के लिए दूसरी होती है। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे अपनों ने इसकी 5 कैटेगरी पढ़ी हैं कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उन पांचों के अंदर अपने को इनके बारे में बार बार पढ़ने को मिलेगा, तो इसलिए इनका मतलब अपने पहले यहीं पे समझ लेते हैं ताकि आपको क्या है कि आगे चैप्टर वो बहुत अच्छे से समझ में आए।
तो सबसे पहले अपने देखते हैं गैमेटोफाइट क्या होता है। गैमेटोफाइट होता है जिसके अंदर गैमिट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसका नाम देखो, गैमेटोफाइट यानी गैमिट फॉर्मेशन। तो इसके नाम में पता लग रहा है कि इसका क्या मतलब है। तो जिसके अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी फेज होगी, वो होगी गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर जो प्लांट की बॉडी होती है वो कैसी होती है, इसके अंदर हैप्लॉइड होती है। अब हैप्लॉइड बॉडी का क्या मतलब होता है, अब हैप्लॉइड मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी के अंदर है कि क्रोमोसोम नंबर है 46 है मान लो, ठीक है, सेल के अंदर। तो वो 46 का हाफ करो 23 और 23। तो जैसे अब ये देखो, ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर इसके 2 पेयर बना दे 23 और 23, तो ये तो होता है 2n, ये तो होती है डिप्लॉइड, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो 23 वाली होती है ये होती है हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड है, यानी गैमेटोफाइट बॉडी कौन सी होती है, जिसके अंदर हैप्लॉइड बॉडी एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ। और इस हैप्लॉइड को n बोलते हैं, डिप्लॉइड को 2n बोलते हैं। तो ये हैप्लॉइड बॉडी होती है। ये क्या करती है, हैप्लॉइड बॉडी के थ्रू क्या है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है। और ये गैमिट कैसे बनते हैं, बाय माइटोसिस। अब माइटोसिस का मतलब क्या होता है, वैसे तो ये माइटोसिस और मियोसिस 2 प्रोसेस होते हैं जो आपके ये आगे चैप्टर आएगा, सेल चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर उसके बाद में आता है सेल डिवीज़न, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि आपको माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल के अंदर बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ कि माइटोसिस का मतलब होता है जब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, उससे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही बने, तो वो तो होता है माइटोसिस। लेकिन जब क्या है कि n और n ये है, ठीक है, अब n और n मिलके क्या बनाते हैं, 2n, ये डिप्लॉइड होगी। जब 2n है, अब 2n से जब 2n और n बन जाएं, ठीक है, ये प्रोसेस होता है मियोसिस। यानी कि 46 क्रोमोसोम नंबर थे जो कि क्या 23 और 23 हो गए, यानी उनका डिवीज़न हो गया, तो ये मियोसिस का प्रोसेस होता है। और जब n से n यानी 23 क्रोमोसोम नंबर से ही 23 क्रोमोसोम नंबर बन रहे हैं, तो वो होती है हैप्लॉइड माइटोसिस, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये इसमें अभी एक बार ये समझ लो आप कि जो गैमेटोफाइट होते हैं वो उनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद में उसमें जो गैमिट का फॉर्मेशन होगा बॉडी से, यानी कि हैप्लॉइड है तो n नंबर से फिर क्या बनेंगे, गैमिट ही बनेगा। फिर गैमिट के बाद अब ये गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होगा, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि n से n ही बनेगा। और इनकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, ठीक है। अब उसके बाद में अपने करते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है कि जैसे गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है ना, वैसे स्पोरोफाइट क्या होते हैं, डिप्लॉइड बॉडी होती है, मतलब कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, यानी 46। फिर इस डिप्लॉइड बॉडी से, जैसे हैप्लॉइड बॉडी से गैमिट बन रहा था ना, वैसे ही डिप्लॉइड बॉडी से क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि स्पोर फॉर्मेशन मतलब मियोसिस का प्रोसेस होगा। ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, ये स्पोर होते हैं, वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो इसके लिए अब 2n से n बनाना है तो क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो इसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है, बाय मियोसिस डिप्लॉइड बॉडी कन्वर्ट इनटू स्पोर्स, तो ये स्पोर बन जाएगी। और ये क्या होती है, ये भी मल्टी सेल्यूलर होती है, लेकिन एल्गी के अंदर ये क्या होती है, यूनिसेल्यूलर होती है। तो ये था गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अब इसके बाद में आता है स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट मतलब होता है, स्पर्म मतलब सीड का फॉर्मेशन, तो जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है उसका मतलब वो होते हैं स्पर्मेटोफाइट। अब स्पर्मेटोफाइट है ना, यानी सीड का फॉर्मेशन है सिर्फ 2 के अंदर ही होता है, यानी एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर नहीं होगा, सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर ही स्पर्मेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ना अपने को याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनको और कोई तरीका नहीं है। अगर बार बार रिवीजन करेंगे उसी से ये चीज़ें याद होंगी कि ये हैप्लॉइड बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट क्या होते हैं, स्पोरोफाइट क्या होते हैं। एक बार तो आपको बहुत हार्ड लगेगा कि हाँ ये पता नहीं क्या चीज़ है। अगर जो बिल्कुल ही नए बच्चे हैं 11th क्लास में इस बार,
तो उनको एक बार ऐसे लगेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे वो बार बार पढ़ेंगे ना तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, गैमीटोफाइट क्या होता है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइट जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोफाइट यानी कि जिसके अंदर सीड फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके लिए जो प्लांट की कैटेगरी है वो किसके अंदर स्पर्मेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो वो कौन कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। फिर उसके बाद में फोर्थ टर्म है वो है एम्ब्रियोफाइट। एम्ब्रियोफाइट मतलब इसके नाम से पता लग रहा है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है ना वो सिर्फ एल्गी के अंदर नहीं होता, बाकी 4 कैटेगरी होती है जो प्लांट की, उनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन चारों के अंदर एम्ब्रियोफाइट का फॉर्मेशन होगा। इनके अंदर जो एम्ब्रियो बनता है वो स्पोरोफाइट की तरह बनता है। ठीक है, और फिर एल्गी के अंदर ये एब्सेंट होता है। इसके अंदर जो इनके अंदर तो देखो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये स्पोरोफाइट की तरह काम करता है, लेकिन अब इसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बन रहा, तो स्पोरोफाइट का काम कौन करेगा, इसके अंदर जाइगोट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने करेंगे फिफ्थ टर्म, वो कौन सी है, आर्कीगोनिएट्स। आर्कीगोनिएट्स क्या होती है, ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, आर्कीगोनियम भी बोलते हैं इसको। ये मल्टी सेल्यूलर होती है। ये इस किस किस में प्रेजेंट होती है, ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इन तीनों के अंदर प्रेजेंट होती है, और एंजियोस्पर्म और एल्गी के अंदर नहीं प्रेजेंट होती। फिर उसके बाद में आती है ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स। अब ये वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, वेस्कुलर बंडल वो होते हैं यानी कि जो कि प्लांट्स के अंदर क्या है, पानी और खाने के लिए क्या है, ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं। वैसे इसके बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे अपने, वो आपकी जो 11th क्लास में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर दिया हुआ है, उसके अंदर इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ अपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम है वो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और ये ट्रैकियोफाइट्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स के अंदर 2 फॉर्म होती हैं लाइफ साइकिल की, कौन कौन सी, एक होती है गैमेटोफाइट और दूसरी होती है स्पोरोफाइट। तो इसके अंदर क्या है कि प्रेजेंट तो दोनों होती हैं, लेकिन जो डोमिनेंट होती है वो ज़्यादा अपीयर होती है और दूसरी वाली सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होती है। तो अब इसके अंदर ये प्रोसेस, ये लाइफ साइकिल चलती कैसे है उसके बारे में बताऊंगी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पहले एक प्रेजेंट होगी फिर बाद में दूसरी शुरू हो जाएगी, तो अल्टर चलती रहती है कि एक बार गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट। अब देखो जैसे कि गैमेटोफाइट सबसे पहले प्रेजेंट है, ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर। फिर इसके क्या होता है, गैमिट फॉर्मेशन हो जाता है, तो फिर उसमें माइटोसिस करवाया जाता है। माइटोसिस के थ्रू गैमिट बन जाएंगे n और n। फिर क्या होता है कि ये जो गैमिट बनते हैं इनमें क्या है, फ्यूज़न करवाया जाता है। फ्यूज़न करने से क्या बनेगा, n और n क्या बन जाएगा, 2n, और 2n क्या होते हैं, जाइगोट होते हैं। और ये जाइगोट क्या है, आगे स्पोरोफाइट की तरह काम करता है। और फिर ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, ये 2n है अब ये क्या करेगा, मियोसिस का प्रोसेस करता है, मतलब 2n से nn बनाने शुरू कर देगा। तो मियोसिस है वो 2 साइकिल चलती है, तो वो क्या करेगी, 2n से क्या है कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाती है। और ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो बनते हैं ना इसके अंदर, वो उसको क्या कहा जाता है, स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 4 स्पोर का फॉर्मेशन करेगी एक साथ। फिर ये चारों स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होते हैं धीरे धीरे। फिर वो जर्मिनेट होके वापिस से क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट बॉडी बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल है वो चलती रहती है कि पहले गैमेटोफाइट बनेंगे, गैमेटोफाइट से गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर वो जाइगोट स्पोरोफाइट की तरह काम करेगा, फिर वो स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और वो स्पोर फिर से क्या जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बना लेंगे। तो ये था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये थी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो क्या है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको यूज़ आने वाली हैं। तो इनको क्या है कि बिल्कुल अच्छे से समझ के और बार बार रिवीजन कर लेना, ताकि आपको क्या है कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो फिर अच्छे से समझ में आएगा।
फिर अब इन टर्म्स का यूज़ कैसे होगा, अब उसके बारे में अपने थोड़ा थोड़ा देखते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे चैप्टर का, ताकि क्या है कि जब चैप्टर ढंग से शुरू होगा तो आपको समझ में आए कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें सबसे पहले देखो इनकी क्या क्या कैटेगरीज थी प्लांट की। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 कैटेगरी है। अब इसके कैरेक्टर्स अपने देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका हैबिटाट, कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले अपने एल्गी की बात करते हैं। एल्गी मतलब शैवाल। ठीक है, अब आपने एल्गी देखा होगा, पानी के अंदर हरे रंग की काई देखी होगी, जो नॉर्मल लैंग्वेज में काई बोलते हैं इसको। तो ये जो हरे रंग की पानी के अंदर पूरी फैली हुई होती है, वही एल्गी होती है। अब यानी कि इसका हैबिटाट क्या हो गया, एक्वेटिक, यानी कि ये जलीय होते हैं, पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में अगर ब्रायोफाइट के बारे में देखें हैबिटाट, तो ये क्या होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। यानी ब्रायोफाइट क्या थे, ये पहले ऐसे प्लांट्स थे जो क्या है, टेरेस्ट्रियल थे, यानी कि जो धरती पे आए थे, पानी से बाहर निकले और धरती पे आए। तो फिर इसके अंदर क्या है कि इनको टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्या है कि धरती पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। अब ऐसा इसलिए जो दोनों जगह पे रहते हैं ना, तो उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। जैसे कि फ्रॉग होता है ना, वो भी पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है, तो उनको एम्फीबियंस कहा जाता है ना। उसी तरीके से ब्रायोफाइट को भी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट्स का। वो एनिमल्स का हो गया और ये प्लांट्स का होता है। और फिर उसके बाद में टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट एक ऐसे प्लांट थे जो क्या है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल, यानी पूरी तरह से अर्थ पे प्रेजेंट थे, पानी में नहीं थे। तो ये टेरिडोफाइट्स होंगे। फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल ही होंगे, यानी कि ये भी धरती पे प्रेजेंट थे, पानी में नहीं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने इसका कैरेक्टर देखते हैं इन पांचों का। वो देखते हैं डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल, कि इनकी जो लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज थी वो कौन सी थी। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर 2 फेज आती है, एक होती है गैमीटोफाइट, दूसरी होती है स्पोरोफाइट। तो जो डोमिनेंट होएगी तो उसको ही डोमिनेंट फेज कहेंगे, और दूसरी भी होगी इसके अंदर, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं होगी, तो मेन जो लाइफ साइकिल होएगी वो डोमिनेंट वाली होएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एल्गी के अंदर और ब्रायोफाइट के अंदर सेम होती है ये जो डोमिनेंट फेज होती है, और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों के अंदर क्या है, सेम होती है। तो एल्गी और ब्रायोफाइट में कौन सी होती है, गैमीटोफाइट होती है। और अब इनके एल्गी के कैरेक्टर देखते हैं सबसे पहले, कि गैमीटोफाइट में थैलोइड, यानी इनकी जो बॉडी होती है ना, वो थैलस लाइक होती है, और ये यूनिसेल्युलर होते हैं। फिर इनके बारे में बताया कि इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे। इनके सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेटेड होते हैं, मतलब कि इस तरीके से ये क्या है कि किसी भी जैकेट से कवर नहीं होते, इसी तरीके से पड़े हुए होते हैं ये। फिर इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, यानी कि जो एल्गी होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके ही अपना खाना बनाते हैं। तो और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते अपने खाने के लिए, ये इंडिपेंडेंटली खुद का खाना खुद बनाते हैं, एल्गी होते हैं जो। फिर उसके बाद में आते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट में मैंने बताया जैसे कि गैमीटोफाइट होता है, तो ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। फिर उसके बाद में ये यूनिसेल्युलर थे एल्गी, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं, और इनके सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेटेड थे, मतलब कोई जैकेट प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो जैकेटेड होते हैं, यानी कि ये जो इसकी सेल ली हुई है, इसका सेक्स ऑर्गन है वो क्या है कि एक लेयर से कवर्ड होता है। फिर इसके अंदर क्या है, 2 तरीके के होते हैं, मेल और फीमेल। तो जो मेल होता है उसको एंथ्रेडियम बोलते हैं, और जो फीमेल होती है उसको बोलते हैं आर्किगोनियम। तो इनके जो साइन होते हैं वो भी हमें याद रखने हैं, कि मेल का साइन क्या होता है कि इस तरीके से ऊपर एरो लगा हुआ होता है, और फीमेल का साइन क्या होता है कि इस जो स्ट्रक्चर होती है राउंडेड स्ट्रक्चर, उसके नीचे प्लस का साइन लगा होता है, ये फीमेल का साइन है। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन सी होगी, स्पोरोफाइट होगी। तो स्पोरोफाइट कौन सी होती है, डिप्लॉइड होती है, और ये भी क्या है, फ्री लिविंग होते हैं, कि अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम है, कि ये फ्री लिविंग होंगे,
और इनमें रूट स्टेम और लीफ है वो प्रेजेंट होती है। वैसे रूट स्टेम लीफ टेरिडोफाइट में भी प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर भी रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एल्गी और ब्रायोफाइट होते हैं इनके अंदर रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं होती है। ब्रायोफाइट के अंदर ना रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी होती है। फिर नेक्स्ट फेज, अपनों ने डोमिनेंट फेज के बारे में पढ़ लिया कि डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट, फिर जो टेरिडोफाइट थे उनमें स्पोरोफाइट वगैरह थी। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि अदर फेज, यानी कि 2 फेज हैं, डोमिनेंट के अलावा जो दूसरी बचेगी वो उसकी अदर फेज हो जाएगी। तो जैसा हमने एल्गी और ब्रायोफाइट में पढ़ा था कि उनमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज थी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, स्पोरोफाइट होगी, वो अदर फेज हो जाएगी। तो स्पोरोफाइट होगी, यूनिसेल्युलर होंगे। फिर ब्रायोफाइट के अंदर क्या होंगे, ये भी स्पोरोफाइट होगी। ये क्या है कि डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर। इसके अंदर क्या है, जो स्पोरोफाइट है, ब्रायोफाइट के अंदर जो स्पोरोफाइट होते हैं वो आगे जाके फुट, सीटा और कैप्सूल, इन 3 स्ट्रक्चर के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और 3 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इनके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट से रूट, स्टेम और लीफ बनना शुरू होती है। तो ब्रायोफाइट के अंदर लेकिन क्या होता है कि रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है। अब रूट लाइक होते हैं राइजोइड्स और लीफ लाइक होती है फोलियोज। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। टेरिडोफाइट में अदर फेज कौन सी होती है, तो टेरिडोफाइट के अंदर अदर फेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट। अब ये क्या होते हैं कि ये स्पेशल है कि ये गैमेटोफाइट होते हैं ना, ये फ्री लिविंग होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके खुद अपना खाना बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। यही एक ऐसे हैं कि जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है वो तो क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरों पे। लेकिन जो टेरिडोफाइट होते हैं ना, ये क्या है कि किसी और पे डिपेंड नहीं होते, ये अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। और ये क्या होते हैं, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जैकेटेड होते हैं। ये मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, इनके अंदर रूट, स्टेम और लीफ तीनों प्रेजेंट होती हैं। फिर अगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर अपने देखे तो इनके अंदर अदर फेज क्या होगी, गैमेटोफाइट होगी, क्योंकि जो डोमिनेंट फेज थी वो स्पोरोफाइट थी। फिर ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये क्या है, डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर, हाईली रिड्यूस्ड फ्यू सेल्ड, यानी कि ये जो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं और क्या है, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कि फ्यू सेल्ड हैं ये, इसीलिए ये रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, कि कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं तो रिड्यूस्ड फॉर्म प्रेजेंट होती है, इसलिए ये क्या करते हैं कि स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेंगे। फिर उसके बाद में बात आती है वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल जैसा मैंने आपको बताया कि अपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर पढ़ेंगे, पर इसके अंदर वेस्कुलर बंडल का काम बताया आपको मैंने कि जो पानी और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो एल्गी और ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या है कि जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट तो होते हैं, पर इसमें भी ना जो जाइलम फ्लोएम होते हैं इसके आगे पार्ट्स होते हैं, ट्रैकिड, वेसल, ये जाइलम के पार्ट हैं, फ्लोएम का है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। लेकिन टेरिडोफाइट विकसित तो हुआ है, यानी डेवलप तो हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ कि इसके अंदर ये सारे पार्ट ही प्रेजेंट हो। तो टेरिडोफाइट से तो अभी डेवलपमेंट थोड़ा शुरू हुआ है, तो इसमें क्या होते हैं, अकेले ट्रैकिड होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, बाकी ये जो वेसल्स हैं और फ्लोएम का जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में भी टेरिडोफाइट वाली ही कंडीशन होती है सेम, कि इसके अंदर ट्रैकिड प्रेजेंट होगा, वेसल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म होते हैं वो हाईली डेवलप्ड कैटेगरी होती है प्लांट्स की, तो इसके अंदर ट्रैकिड, वेसल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है वो प्रेजेंट होंगे, यानी जाइलम फ्लोएम है वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं कि इनकी स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्पोर कैसे बनते हैं कि इनके एल्गी के अंदर होमोस्पोरस होते हैं। अब होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, ये स्पोर की 2 कंडीशंस होती हैं। होमोस्पोर क्या होता है, होमो मतलब सेम, तो इनके जो स्पोर्स होते हैं ना वो बिल्कुल देखने में क्या है, सेम लगेंगे अपने को। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे देखने में बिल्कुल सेम एक जैसे दिखेंगे। फिर ब्रायोफाइट में भी सेम यही कंडीशन होगी, होमोस्पोरस, यानी कि इनके स्पोर्स भी सेम होंगे।
फिर उसके बाद में अपने टेरिडोफाइट की बात करें तो मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं। अब मोस्टली होमोस्पोरस का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ एक ऐसे होंगे जिनके अंदर हेटेरोस्पोरस कंडीशन होगी। अब हेटेरोस्पोरस कंडीशन का मतलब क्या होता है वो बताती हूँ कि इनके जो स्पोर्स होंगे वो देखने में अलग होंगे थोड़े। अब जैसे एक स्पोर है वो बड़ा है तो दूसरा स्पोर कैसे छोटा होगा, तो इस तरीके से हेटेरोस्पोरस कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो टेरिडोफाइट में हेटेरोस्पोरस होती है लेकिन कुछ एक प्लांट्स के अंदर, लेकिन बाकी सब के अंदर क्या होमोस्पोरस ही होती है। फिर उसके बाद में अपने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में देखें तो इनके अंदर हेटेरोस्पोरस कंडीशन ही प्रेजेंट होगी हमेशा। फिर उसके बाद में अपने स्पोर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये स्पोर होते क्या हैं। तो ये एक तो मेल स्पोर्स होते हैं, दूसरा होते हैं फीमेल स्पोर्स। अब मेल स्पोर्स को इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, मेल गैमेटोफाइट से होगा। फिर फीमेल स्पोर का फॉर्मेशन किससे होगा, फीमेल गैमेटोफाइट से। अब जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं ना वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर, और जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन से जो स्ट्रक्चर बन रही है ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर ना थोड़ी अलग अलग बनती है। वैसे जो मेल गैमेटोफाइट से पोलन ग्रेन बन रहा है अपनों ने ये पढ़ा है, तो पोलन ग्रेन तो दोनों में ही बनता है कि जिम्नोस्पर्म में भी मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा और एंजियोस्पर्म के अंदर भी मेल गैमेटोफाइट है वो पोलन ग्रेन के अंदर ही कन्वर्ट होता है। लेकिन जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो दोनों में अलग होती है। कैसे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगी, और जो एंजियोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये थी कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स, और उसके बाद में इनका ओवरव्यू कि पांचों कैटेगरीज को कैसे पढ़ेंगे, अपने क्या क्या इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं। ये जो सारे पढ़ाए हैं ये मेन पॉइंट्स है इसके, बाकी इनको अपने पूरा एक एक अलग अलग कैटेगरी को अलग से पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में देखेंगे, और उनके जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे, और इनके एग्जाम्पल्स वगैरह सब अच्छे से ही लर्न करेंगे। लेकिन उससे पहले ये क्लास ज़रूर सुन लेना, क्योंकि जब तक आप ये सारे पॉइंट्स याद नहीं करोगे ना अच्छे से, आगे का आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का सेशन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट कैटेगरी है वो एल्गी शुरू होगा, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो ये ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, आपको जो डाउट है उनका जो आंसर है वो ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।